एक्चुअली भाई साहब ये शूटिंग की एकेडमी नहीं बनाई है, एक शूटिंग का आश्रम है। फिर मैं एशियन चैंपियन भी बना, एशियन एयरगन कुवैत में मेरा इंडिविजुअल गोल्ड रहा, टीम गोल्ड रहा। फिर दोहा में फिर मैं फ्री पिस्टल में मेडल लिया, फिर चाइना में भी लिया। लगभग 50 मुर्गियाँ थी। अच्छा। वो मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया, वो कोई कटने के लिए जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये कोई मुर्गियाँ दे रही हैं 50 मुर्गियाँ 12,000 में। मैं बोला यार वो जाके कटेंगी, उन्हें यहाँ फार्म पे छोड़वा। तो वो यहाँ अपनी मौत मरेंगी। वो ऐसे नहीं है कि मुर्गी रखी हुई है तो खाने के लिए काटने के लिए। हर सपना जो आंखों में पलता है उसके पीछे एक कहानी होती है, और ये कहानी संघर्ष, मेहनत, लगन से बुनी जाती है और उम्मीद के सहारे परवान चढ़ती है। आज हम मौजूद हैं रुड़की के पास गांव लिब्बारेड्डी में। हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे अपने लोग छोटे छोटे सपने बुनकर बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख रहे हैं। ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरे साथ हैं नितिन जी, मेरे सहयोगी। और बैठिए हर्ष भाई। तो मैं आज हर्ष भाई को लेकर आया हूँ अपने साथ एक गांव लिब्बारेड्डी में, जो मेरे एक बहुत प्रिय छोटे भाई, प्रिय मित्र हैं, विवेक सिंह। विवेक सिंह एक शूटर हैं जो 7 बार एशियन चैंपियन रह चुके हैं। 7 बार, आप सोचिए, 7 बार एशियन चैंपियन रह चुके हैं। और शायद आज भी लोग उनको उस तरह से नहीं जानते जैसे जानना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वो एक ऐसा साधारण व्यक्तित्व हैं कि इतने ऊपर जाने के बाद भी उनकी आत्मा इस गांव में बसती है। उन्होंने अपना ही यहाँ एक ये फार्म हाउस टाइप बना रखा है, यही उन्होंने शूटिंग रेंज बना रखी है। और ये खास बात है हर्ष भाई कि हम आप जैसे जो गांव देहात से जुड़े लोग हैं, हम कितने भी ऊपर चले जाएं, दौलत, शोहरत, पैसा कुछ भी हम कमा लें, आत्मा हमारी सुकून यहीं आके पाती है। बिल्कुल। इसी तरह से देश विदेश में घूमने के बाद, तमाम प्रतियोगिताएं जीतने के बाद, गोल्ड मेडल जीतने के बाद, उन्होंने आके अपने वो गांव में ही बस गए और यहीं पे और अपनी एक शूटिंग रेंज चला रहे हैं। एक शूटिंग रेंज इन्होंने अभी रुड़की में भी बनाई है। और पूरे भारत के बहुत सारे राज्यों से आके लड़के लड़कियां यहाँ रहते हैं और शूटिंग सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे इनके नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। तो आइए आज आपको मैं मिलवाता हूँ इनकी छोटी सी दुनिया से, इनकी छोटी सी दुनिया से, जो कि बहुत बड़ा काम कर रही है। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्कार जी, क्या हाल है? बिल्कुल अच्छा हूँ भैया। नमस्ते भैया। आप हर्षवर्धन जी हैं, हमारे मित्र, छोटे भाई। और हर्षवर्धन जी विवेक सिंह जी हैं जी, हमारे बहुत प्रिय मित्र, बहुत प्रिय भाई। इन्हीं से मिलाने आज हम यहाँ आपको लेके आए हैं। बिल्कुल। और देखो, जैसा मैंने कहा था, इनके शौक देखो। तो बिल्कुल, मोस्ट वेलकम भैया आप दोनों को। इसका नाम शुभ्रक है भैया। शुभ्रक जी। ये सिंगल फुट गेट में जो चैंपियनशिप होती है, हाँ, उसमें चलता है। जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, अच्छा, उसमें भी कई रेसेस में गया हुआ है। घोड़े से अलग भी आपने रखे हुए हैं जी? गाय हैं जी, बफलोज हैं, मुर्गे हैं, डक्स हैं, अच्छा, बकरी है। तो आपने पूरी दुनिया यहाँ बसाई हुई है अपनी। ये हम खाली एक शौक में, कोई कमर्शियल पर्पस से कुछ भी नहीं है कि कोई गोट फार्म या डक फार्म, ऐसा नहीं। जी। ये हर्ष भाई अपना एक चैनल चलाते हैं सिटी स्कूप के नाम से। अच्छा जी। तो मेरी इनसे बात हुई कि भाई हमें ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए जिनके बारे में लोग अभी भी उतना नहीं जानते। इनकी इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं और इतना बच्चों के लिए कर रहे हैं। कम से कम 20-30 शूटर तो इन्होंने तैयार कर दिए हैं जो नेशनल लेवल तक खेल चुके ऑलरेडी। इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। 20-30 नहीं है, लगभग 100 से प्लस में है। मैं तो 100 प्लस नेशनल प्लेयर्स हैं। उपलब्धि बहुत कम करके आंक रहा था। तो 100 से ज़्यादा बच्चों को आज तक नेशनल लेवल पे खिला चुके। बिल्कुल। लोगों के सपने होते हैं घोड़ा रखने के, घुड़सवारी करने के। आप वो ज़िंदगी बखूबी जी रहे हैं यहाँ पर। बस वो तो सब परमात्मा का आशीर्वाद है। अच्छी फैमिली मिली, अच्छी जगह पैदा हुआ, तो ये सब शौक चल रहे हैं। अच्छे गुरु मिले जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक खड़ा हूँ, आपके सामने भी खड़ा हूँ। सब कुछ मेरे जो गुरु हैं उनकी देन है सब। आपकी गुरु के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, गुरु आपके कौन? मेरे जसपाल राणा और उनके फादर श्री नारायण सिंह राणा जी। जसपाल राणा जी तो एक लेजेंड बहुत बड़ा नाम है। वो बहुत लेजेंड है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो उनके फादर हैं, आपको बहुत कम एज में वो अपने साथ ले गए थे। जी, मैं लगभग 11 या 12 इयर्स का था
29 जुलाई 2005 को मुझे लेके गए थे। ये सौभाग्य भी याद है। हाँ, जी। ये सौभाग्य की तो मैं अंदर एकेडमी में लिखा हुआ है, अ गुड कोच कैन चेंज अ गेम बट अ ग्रेट कोच कैन चेंज लाइफ। तो सब जो मेरे अंदर जो संस्कार हैं वो सब उन्हीं के दिए हुए हैं, क्योंकि कोच या गुरु का मतलब खाली इससे नहीं होता कि आपका खेल कितना अच्छा कर दिया। आज मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का तरीका, मेरा रहन सहन, वो सब उन्हीं के संस्कारों से तो है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको देखकर लगता भी है कि अब पॉजिटिविटी यहाँ के माहौल में बसी हुई है ना। और आपने जिस शौक से ये पूरा बनाया है आपने अपना फार्म हाउस, ये देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। विवेक जी, जैसे हमें आपके बारे में जानकारी मिली कि आप 7 बार एशियन चैम्पियनशिप जीत चुके हैं, और ये वाकई में इतनी बड़ी उपलब्धि है कि मुझे लगता है कि समाज को इसके बारे में जितना जानना चाहिए था उतना शायद नहीं जान पाए। जी। तो इसके पीछे क्या कारण रहा? क्योंकि आजकल हम ऐसा देखते हैं कि लोग अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को इतने बड़े स्तर पर प्रचारित करते हैं और इतने माध्यम प्रचार के हो चुके हैं। ऐसा क्या रहा कि आप इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद एक छोटे से गांव से आप निकले आज और आपने देश में दुनिया में नाम कमाया? क्यों ऐसा हुआ कि आप वो अपना पॉपुलैरिटी नहीं ले पाए? एक्चुअली मेरा कभी भी एम ये नहीं रहा है कि मैं पॉपुलर हो जाऊं। मुझे जिस गुरु ने सिखाया, जहाँ पे मैं रहता था, जिस एकेडमी में, उस टाइम पे जो मेरे गुरु थे पद्मश्री जसपाल राणा, वो 16 साल की एज में वर्ल्ड चैम्पियन थे और वर्ल्ड में उनसे अच्छा उस टाइम पे भी कोई शूटर नहीं था उनके 16 ईयर्स की एज से और एंड तक। तो मुझे कभी भी अपनी उपलब्धि बड़ी दिखाई नहीं दी है। मैं हमेशा, मुझे जो मेरे गुरु थे, मैं उन्हें ताऊजी बोलता हूँ, श्री नारायण सिंह राणा जी को। उन्होंने हमेशा मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि अगर हम कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं तो हम एक मिशन पे हैं, हम उस मिशन को पूरा कर रहे हैं। और देखिए, एशियन चैम्पियन बनना या कोई भी वर्ल्ड चैम्पियन बनना कोई बड़ा काम नहीं होता। जो भी खिलाड़ी खेलने जाता है वो उसकी ड्यूटी होती है। अगर मैं खेल रहा हूँ या कोई भी खेल रहा है, हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर पैसा खर्च करती है, हमारे जो और लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं, वो प्रे करते हैं, तो हम खाली अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। क्योंकि हर खिलाड़ी को गोल्ड मेडल लेने के लिए तो देश भेज रहा है। तो अगर वो गोल्ड मेडल लेता है तो वो खाली अपनी ड्यूटी पूरी करके आ रहा है। उस मेडल के बाद उसे जॉब भी ऑफ़र होती हैं, उसे प्राइज़ मनी भी मिलता है। तो अगर लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो लोगों का भी बड़प्पन है। ऐसा नहीं है कि वो किसी खिलाड़ी का एहसान है देश के ऊपर। उसने खाली अपनी ड्यूटी पूरी की है गोल्ड मेडल लेके। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इतनी कम उम्र में आपने ये जो उपलब्धियां हासिल की हैं, ये वाकई में बहुत बड़ी बात होती है एक परिवार के लिए। एक सामान्य परिवार से आपने उठकर आज ये मुकाम हासिल किया जी। तो कितनी, मुझे लगता है कि जब जिस उम्र में आपने ये चुना होगा उस उम्र में कितनी कठिनाइयाँ थी इसको चुनने में। क्योंकि शूटिंग जैसी जो स्पोर्ट्स हैं आज भी, वो उतना मतलब लोगों में दिलचस्पी नहीं पैदा कर पाए जितनी होनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ गेम मेरे अपने हिसाब से बहुत वैल्यू रखना चाहिए लोगों के लिए। भाई साहब, जिस टाइम मैं शूटिंग करता था जी, मेरे खूब अच्छे से याद है, उस टाइम पे लोगों को शूटिंग के बारे में पता नहीं था। हाँ। जिन्हें शूटिंग का नहीं पता था वो बोलते थे, जब कोई खिलाड़ी बोलता था कि जैसे मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, फ्लाइट में हूँ या ट्रेन में, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं शूटिंग करता हूँ, तो 2 ही आवाज़ आती थी साइड से। या तो बोलते थे किस पिक्चर की, या फिर शूटिंग मीन्स जसपाल राणा। 2 वर्ड निकलते थे, क्योंकि कि किस पिक्चर की, या फिर शूटिंग मीन्स जसपाल राणा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम लोगों को शूटिंग का इतना पता नहीं था। फिर क्या हुआ, देखिए, जो मेन चीज़ें हैं, आप थोड़ा पीछे जाइए, 2011-12 में जाइए जी। 2012 में जसपाल भैया को इंडियन शूटिंग टीम का कोच बनाया था जूनियर्स का। जितनी आज मनु भाकर है, सौरभ चौधरी है, जितने बड़े नाम हैं, अनीस भानवाला है, ये सब उस जूनियर स्क्वाड की देन है। ओके, वही ट्रेनिंग सेंटर वही रहा। जो 2012 में जब भैया टीम के कोच बने थे तो एक पूरी शूटिंग में बदलाव आया था। ओके। अब इंटरनल चीज़ें मुझे ज़्यादा, क्योंकि मैं शूटिंग के टच में नहीं हूँ। जब मैं खेलता था, खिलाड़ी था, तब काफ़ी टच में था। अभी एकेडमी में बच्चे खेलने चले जाते हैं, मैं अपने बिजनेस में, काम में, जॉब्स में लगा रहता हूँ। तो मनु भाकर के साथ आप तब थे? नहीं, वो लोग मेरे से काफ़ी बाद में आए। अच्छा, ओके ओके, आप उससे पहले से? जी, राइट। ठीक है। तो ये जो जर्नी आपकी है शूटिंग में, अभी तक कितने साल आपके हो चुके हैं जर्नी में? मैं 2005 से और अभी 2025 से अभी तक आप कर रहे हैं। विवेक, मैं इनका पहला गोल्ड किस ईयर में आया था? नेशनल या इंटरनेशनल? नेशनल। 2006 एंड या 2007 में। और इंटरनेशनल?
2008 में। 2008। और आज तक कितने देश में आप खेल इंडिया को रिप्रेजेंट किया? टूर्स तो मेरे काफ़ी लगभग 29 के अराउंड होंगे, 29 के आसपास। कई बार जैसे होता है कि जूनियर कंपटीशन जर्मनी में और चेक रिपब्लिक में होते थे, तो उनमें साल में जैसे 2 बार जाते थे कि इस साल भी वो जर्मनी में है, नेक्स्ट ईयर भी जर्मनी में है। अच्छा। ओके, तो ये आपकी जो एकेडमी आपने बनाई है, जी, ये किस उद्देश्य के साथ ने इस एकेडमी को बनाया और वो उद्देश्य कहाँ तक आपका पूरा हो पाया अभी? एक्चुअली भाई साहब ये शूटिंग की एकेडमी नहीं बनाई है, ये एक शूटिंग का आश्रम है। हाँ, अच्छा। एक आश्रम वाला पैटर्न है, एक आपकी शूटिंग अपनी का नज़रों में आश्रम है। आश्रम मेरी नज़रों में क्या जी, है, जी। देखिए कि जितने मैं शूटिंग करता था, मुझे अच्छे गुरु मिले जी। जिन्होंने मुझे किसी पैसे के लिए, मैं तो इस लायक भी नहीं था कि कोई पैसा कोई फाइनेंशियल कुछ उन्हें दे सकूं, अच्छे गुरु मिले, उन्होंने मुझे सिखाया। तो इसी तरह मैं भी ये सोचता हूँ कि बहुत से बच्चे इनमें ऐसे होंगे जो सच में ये आगे चल के ये समझेंगे कि हम भैया ने रेंज बनाई है तो हमारा भविष्य इससे अच्छा हो गया है। काफ़ी ये 2018 से बना हुआ है यहाँ पे। ओके। और काफ़ी बच्चे यहाँ करते हैं, लेकिन मैं इसका भी कोई प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं रखता हूँ। हाँ, वो हम क्योंकि ज़्यादा ये देखा नहीं है। मेरा ब्रेड बटर के लिए नहीं है। मुझे बिल्कुल, लगता है कि बिल्कुल भी प्रचार आपका नहीं है। हाँ। बच्चे खुद ही खोजते हुए आपके पास जी। पहुँचते हैं। और जैसे जो अभी हम कुछ बच्चों से मिले, कोई राजस्थान से आया हुआ है, हाँ, कोई यूपी ईस्ट यूपी से है, जी, वेस्ट यूपी से भी हैं। तो लोकल लेवल पे इतने बच्चे नहीं हैं जितने बाहर से आपको खोजते हुए यहाँ आ गए। एक्चुअली भैया जो बच्चा बाहर से आएगा वो मेहनत करेगा, वो शूटिंग के लिए आएगा। अगर मैं खुद लोगों को पकड़ के लाऊंगा तो वो कर नहीं पाएंगे। जो खुद आ रहा है उसे ज़रूरत है, वो रिजल्ट्स अच्छे रिजल्ट देगा, इसीलिए अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अभी आपके पास कितने बच्चे अभी यहाँ पर हैं? यहाँ पे लगभग 25 के आसपास यहाँ पे हैं। और रुड़की में एकेडमी बनाई हुई है, रुड़की में 20 के आसपास हैं। रुड़की में लेकिन आपने सिर्फ चुनिंदा बच्चों को मतलब पिक किया है और उनको आप 100% रिजल्ट के साथ आपको उन्हें सक्सेस करना है। इसमें भैया क्या होता है कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड बच्चा चाहिए होता है। बहुत डिसिप्लिन और संस्कारी बच्चे का काम है इसे खेलना भी और सीखना भी। डिसिप्लिन तो इसलिए कि देखिए हथियारों का खेल है, बिल्कुल। और डिसिप्लिन इसलिए होना चाहिए और शार्प माइंड इसलिए होना चाहिए कि वो उन चीज़ों को समझ सके। कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं इस खेल में? रिस्क इसमें क्या है कि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ने और कोचेज़ ने। अगर एक आप गांव लेवल पे भी कोई शूटिंग कर रहा है बच्चा, तो उसका कोच सबसे पहले उसे सेफ्टी रूल समझाता है। इसलिए मेरी नॉलेज में अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि इंडिया में कोई ऐसा शूटिंग एक्सीडेंट हुआ है आज तक। ये बहुत ज़रूरी भी है बच्चों के लिए। खैर, ये आपने जो फार्म हाउस बनाया, क्योंकि ये मुख्य आकर्षण का केंद्र है हमारे लिए जी, और ये इन्होंने मुझे बताया आपके फार्म हाउस के बारे में, और उत्सुक इतने ज़्यादा थे हम इसको देखने के लिए, क्योंकि बहुत कम मेरे ख्याल से ऐसी जगहें बनी हुई हैं आज। आश्रम मैं कहूँगा जी, अपनी, अब तो मेरी भाषा में भी आश्रम ही रहेगा। जी, और ये आप मेरे अपने ज़रिए से आप समाज सेवा यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे का मतलब एक हॉस्टल की तरह पूरा जीवन यहाँ आप चला रहे हैं। और इतनी एक मैस भी यहाँ है, हमने खाना भी खाया, फूड क्वालिटी आपने बहुत अच्छी दे रहे हैं, एक वातावरण बहुत अच्छा आपने बनाया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक परिवार की तरह इन बच्चों को यहाँ पर रखते हैं। तो क्या लगाव आपका इन बच्चों के साथ उस तरीके से ही रहा है, क्योंकि जो गुण आपके अंदर ट्रांसफ़र किया आपके गुरु ने, जी, वही आपको आज यहाँ ये परिवार बनाने में लेके चल रहे हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है वही मैं इन बच्चों में देखता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे एक अच्छी शिक्षा दी है। मेरा अगर बिज़नेस या मेरे घर में भी कोई चीज़ें होती है, मैं आज भी सबसे पहले फ़ोन करके उन्हीं से पूछता हूँ। मेरा कोई मतलब आध्यात्मिक भी मेरा कोई गुरु नहीं है, आध्यात्मिक गुरु भी मेरे वही हैं और वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ओके। मेरे बेस्ट फ्रेंड भी वो हैं, मेरी माँ की तरह उन्होंने मुझे हमेशा रखा है। जसपाल भैया के साथ में, जसपाल भैया क्या हैं, जसपाल भैया सिखाते हैं, लेकिन उनके पास इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल उनका होता है, जब से क्योंकि टीम के कोच हैं, फ़ौरन आना जाना होता है, तो भैया ज़्यादा टाइम किसी को भी नहीं दे पाते हैं। तो भैया के साथ मेरा ज़्यादा टच नहीं रहा इनके है। बारे में मैं आपको एक ऑफिशियल या अनऑफिशियल एक बात बताऊं, इतने छोटे थे जब ये, जब इनके गुरु
जिन्हें ताऊ जी बोलते ले गए थे कि उनके ऊपर शूशू तक किया इन्होंने सोते हुए रात को। हाँ, तो ये जो जुड़ाव है इनका, वही स्वाभाविक जुड़ाव है, जुड़ाव, बच्चे की हाँ, तरह ही। बिल्कुल वो जसपाल राणा जी और उनकी सिस्टर के बाद तीसरा बच्चा इन्हें मानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये मैं तो मानता हूँ कि हमने एक पूरा एरा जिया है उनका नाम सुनते सुनते, जी। और आपका सौभाग्य है कि आप उनके साथ रहे और आपने कुछ अच्छा वो गुण सीखे उनके साथ जो आपने आज इस मुकाम पर आप हासिल। आज भी मैं जब से आप आए हैं मैं बार बार जसपाल भैया का, ताऊ जी का बिल्कुल, नाम बिल्कुल। लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत आत्मीयता से इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं आज जो भी कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं शूटिंग कोच हूँ या मैं शूटिंग के थ्रू कहीं से मैं कुछ अर्निंग कर रहा होता तब मैं कहता मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले हैं। मेरे बिजनेस, मेरे काम बिल्कुल शूटिंग से डिफरेंट है सब, लेकिन जो मुझे एक संस्कार मिले हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ तक पहुँचना खाली एशियन मेडल या वर्ल्ड कप में मेडल लेना नहीं है। यहाँ तक पहुँचना मीन्स कि मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, इस लायक हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बैठा हूँ, मैं फार्म हाउस बनाया या एकेडमी बनाई, सब उन्हीं की देन है। जी बिल्कुल, ये सर, सौभाग्य रहा हमारा- इतने अच्छे कोच जी आपको बिल्कुल बिल्कुल 100%। मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि यही जो आपने उनसे सीखा, मैं जितना हर्ष भाई ने जानता हूँ, बच्चों से इतनी मिनिमम फीस चार्ज करते हैं हाँ कि शायद इन्हें जो भी ये कहीं और से अपनी सैलरी वैलरी अर्न करते हैं वो भी उन्हीं बच्चों पे ही लगा देते हैं। सर, आश्रम बोल तो दिया, आश्रम क्या? ये वास्तव में आश्रम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वास्तव में एक आश्रम है। जितना भी ये लोग कमा रहे हैं हाँ। सब उन बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और और उसी का नतीजा है कि इतने कम एज में इन्होंने इतनी शोहरत हासिल की और इनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जी, जो नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं और अब इंडियन टीम में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं, गुरु ऐसे मिलेंगे तो जरूर ये संभव हो पाता है। लेकिन हमारा सर जुड़ाव क्या है कि हम बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे हरिद्वार जिले के जो लोग जी जो छोटे छोटे सपनों से बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख चुके हैं, आप जैसे, हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बैठे हैं। और क्योंकि आपकी जो उपलब्धियाँ हैं वो असामान्य उपलब्धियाँ हैं, वो सामान्य उपलब्धियाँ नहीं है सर। भले ही आप उस चीज़ को महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन एक देश को रिप्रेजेंट करने के जब भाव इंसान के अंदर होते हैं और वो जो क्षण होते हैं जब आपके हाथ में तिरंगा हो और राष्ट्रगान चल रहा हो, जी, और एक छोटे से गांव से आप निकले हैं, एक हरिद्वार की मिट्टी से आप निकले हैं, यहाँ से निकलकर कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ वो मुकाम आप हासिल करेंगे। और 7 बार आपने उस चैम्पियनशिप वो जीती है। तो ये हम भी सोचकर भावुक हो जाते हैं कई बार, और हम गर्व महसूस करते हैं कि आप हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे हमारे भाई, हम कहेंगे भाई, भाव जुड़ जाते हैं आपसे। जी। तो आपकी में वो क्या महसूस आपने तब किया, वो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पेशल फीलिंग्स होती हैं। मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था जब खेलने जाता था, खाली मन में एक चीज़ होती थी कि मैं यहाँ एक बहुत अच्छे माहौल में हूँ। मैं ऑनेस्टली आपसे बता रहा हूँ ये चीज़ें कि मेरे मन में एक चीज़ होती थी कि मैं यहाँ एक अच्छी कंडीशन में हूँ, लेकिन मैं किस माहौल से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर में इस टाइम क्या चल रहा होगा, वो मेरे मन में हमेशा रहता था। और वो मुझे ट्रेनिंग करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक पुश करता रहता था। वो चीज़ें मुझे पुश करती थी कि मुझे मेहनत करनी है, ट्रेनिंग करनी है। मैं एक दूसरा, मेरी मेंटल ट्रेनिंग ऐसी होती थी उस टाइम पे, मेरे मेंटोर इतने अच्छे थे कि मुझे जब आदमी की लिमिट्स एंड हो जाती हैं उसके एंड तक ट्रेनिंग करने के लिए मुझे प्रेरित किया जाता था। इंडिया में बहुत पैसा है खेलों में। जो लोग कहते हैं सरकार सपोर्ट नहीं करती, हाँ, एक परसेप्शन लोगों के अंदर अभी, हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। अरे आप एक बार तो जाओ। एक ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने पे आजकल न्यूज़ में आता है, सोशल मीडिया पे आता है, हर जगह आता है। एक इंटरनेशनल गोल्ड लाने पे या ओलंपिक गोल्ड लाने पे आपको लगभग 10 करोड़ के आसपास मिलते हैं। 6 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। आप अपने पूरे जीवन में नहीं कमा पाते, आप वो भी तो चीज़ देखिए ना। बिल्कुल। एक नॉर्मल इंटरनेशनल मेडल लाने पे, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल लाने पे आपके जियो बने हुए हैं, जिन्हें आप मेरे कहने से नहीं, कोई भी आदमी, देखने वाले आपके व्यूअर्स भी, कोई भी देख सकता है कि हर गवर्नमेंट के, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग, कि इस मेडल पे, इस चैंपियनशिप पे इतना पैसा आपको मिलना ही मिलना है। और उसके लिए कोई किसी की सिफारिश नहीं लगती है, कुछ नहीं होता है। आपको एक फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के देना है। हर साल निकलते हैं। उत्तराखंड की जितनी मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में हर साल उसके फॉर्म्स निकलते हैं मेडल्स के, कि इतना प्राइज़ मनी है, वो सबको मिलता है। अपने संघर्ष के दिनों में, शुरुआती संघर्ष के दिनों में, एक किस्सा ऐसा भी था, मेरे याद आ रहा है कि एयरपोर्ट से आपको वापस
जी, नेशनल भेज दिया गेम्स, गया जी, था। जी। आप कहीं इंटरनेशनल खेलने जा रहे थे कि नेशनल खेलने जा वो रहे थे? यूथ एशियन गेम्स वाला 2009 में शायद हाँ। यूथ एशियन गेम्स के टाइम पे हुआ था। हाँ, यूथ एशियन गेम्स के टाइम आप पे कहीं खेलने जा रहे थे जी, और सिंगापुर जा रहा था। पंजाब पुलिस शायद आपको वहाँ से, नहीं, यहाँ पे स्कूल में मेरे आए थे। अच्छा, यहाँ पे एक वो क्या स्कूल किस्सा था। था पूरा एक बार, क्योंकि वो किस्सा ऐसा था शायद जो आज की युवा पीढ़ी को इंस्पायर करेगा, इंस्पिरेशन है वो। मैं ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन Short मैं में। इन शॉर्ट आपको बताऊँ कि वहाँ से मेरा यूथ एशियन गेम्स के लिए फर्स्ट रैंक पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं फर्स्ट रैंक पे था। सेकंड रैंक पे मेरा फ्रेंड था सचिन चौहान, आर्मी का प्लेयर था, आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी से। सेकंड रैंक पे वो था। हम 2 लोगों ने जाना था। लास्ट मोमेंट पे मुझे पता चला कि मैं नहीं जा रहा हूँ। फर्स्ट रैंक पे मेरा फ्रेंड है, सेकंड पे जो थर्ड वाला प्लेयर था उसे सेकंड रैंक पे बना के भेज दिया था। अच्छा, तो वो ऐसा नहीं था कि NRAI की या किसी फेडरेशन की कोई गड़बड़ नहीं थी उसमें। कुछ इश्यूज थे कुछ लोगों के, हो सकता है भाई कुछ लोग मुझे पसंद ना करते हों। तो उस टाइम पे मुझे वापस आना पड़ा था, और वहीं से मैं एक बहुत बड़ा चेंज मेरी लाइफ में हुआ था। और उस टाइम पे भी मुझे ताऊ जी ने ही आके संभाला, सारी चीज़ें की। मुझे नहीं तो बैन भी कर रहे थे उस टाइम पे कि अच्छा। विवेक को बैन कर देंगे। फिर ताऊ जी को जब वो चीज़ें पता चली तो उन्होंने वो बहुत जल्दी वो सब सॉर्ट आउट करवा दिया था। उसके बाद फिर मैं एशियन चैम्पियन भी बना। एशियन एयरगन कुवैत में मेरा इंडिविजुअल गोल्ड रहा, टीम गोल्ड रहा। फिर दोहा में फिर मैं फ्री पिस्टल में मेडल लिया, फिर चाइना में भी लिया। मतलब उसके कोई बाद और मैं कभी होता रुका तो नहीं। शायद उसके बाद वो थक हार के घर बैठ जाता। मैं भी बैठ गया था। अच्छा, मैं भी बैठ गया था। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे अगर जैसे आप अभी कह रहे हैं वो गैंग्स और वो सब चीज़ें, क्योंकि जब आप नितिन भैया के थ्रू बात हो रही है, वो मेरे भाई हैं, तो सब चीज़ें सच होनी चाहिए। मेरे भी मन में काफ़ी चीज़ें आती थी कि मैं एक दिशाहीन हो गया हूँ भाई। 11-12 साल की एज में मैं स्पोर्ट्स में चला गया हूँ, तो एजुकेशन तो मुझे वैसे ही नहीं आती है। और अब जो खेल था जिसके बलबूते पे सब कुछ जीवन में हो सकता था, वो मैं खेल नहीं सकता हूँ। तो ऐसा आदमी क्या करेगा, आप खुद सोच सकते हैं। बिल्कुल। अब हथियार की तो अब हथियार की ट्रेनिंग थी। हथियार की ट्रेनिंग तो क्या था कि सज्जन माँ बाप थे, किसान परिवार था, तो कोई गलत की दिशा नहीं मिली। दूसरा, 1-2 महीना गांव में रुका। 1-2 महीने बाद ताऊ जी को लगा भाई क्यों ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्या है। मैं उन्हें सारी घटना बताई। वो शॉक्ड हुए सुन के कि भाई ऐसा क्या हो गया है। फिर नेशनल राइफल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे बलजीत सिंह सेठी जी, अभी उनका स्वर्गवास हो गया है। तो उन्हें बुलाया, उन्हें सारी कंडीशन बताई, मेरे स्कोर्स बताए। उन्होंने कहा तो कोई भी इशू नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है खेल में, खिलाड़ी तो खेलता है, खिलाड़ी के साथ में अब जैसे हम घोड़े की बात कर रहे थे, अगर हम घोड़े को भी तैयार करते हैं तो उसके पीछे एक पूरी टीम लगती है। वो तो जानवर है, बिल्कुल, और वो आपके लोकल टूर्नामेंट्स खेलता है घोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से जब एक खिलाड़ी तैयार करते हैं तो उसके पीछे एक पूरी टीम लगती है। उसमें उसके पेरेंट्स भी होते हैं, उसके दोस्त भी होते हैं, उसके और रिश्तेदार भी होते हैं। तो मेरा जो प्लस पॉइंट था वो खाली मेरे कोच की साइड से था। मेरे फादर बहुत ज़्यादा सज्जन है, मेरा मदर मेरी हाउसवाइफ है। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो एक नॉर्मल किसान परिवार का रहा है। तो उन्हें कुछ भी नहीं इन चीज़ों का पता था कि पंजाब पुलिस के 4 लोग आ रहे हैं या कहीं से कोई ऐसा इतने बड़े लेवल पे लड़का जाए। उन्हें तो नॉर्मल, जैसे आप मुझे कहते हैं कि नॉर्मल, उन्हें सब चीज़ें नॉर्मल लगती थी कि भाई जैसे दुनिया खेलती है ऐसे ही हमारा लड़का खेलता है, बस विदेश चला जाता है खेलने। जब मेरा मेडल आते थे तो जैसे गांव में लोगों को पता चला, तो एक बार तो मेरा फर्स्ट मेडल 2-3 मेडल आने के बाद, बल्कि मैं गांव से रोडवेज की बस में बैठ के आता था। दिल्ली एयरपोर्ट उतरा, एयरपोर्ट से ऑटो लिया, ऑटो से रोडवेज वाली बस में बैठा और सीधे गांव में उतर गया। जब लोगों ने कई बार पढ़ा, तो मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग हैं गांव के, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने मेरे पापा को बुलाया और डांटा, भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, लड़का इतने अच्छे लेवल के मेडल ला रहे हैं, हम तो उसे ढोल वोल बजवा के लाएंगे। तो फिर मैं मतलब इतने साधारण इतना साधारण होता है। आपका आज लोगों से मिलवाने का एक उद्देश्य ये भी था कि आज हमारी युवा पीढ़ी बहुत नशे की तरफ जा रही है जी, भटकी हुई युवा पीढ़ी है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास कोई एम है, जो एक सोच लेके चल रहे हैं। तो नशा करो, लेकिन नशा ऐसा करो कि जिससे आपका नाम हो, आपके परिवार का नाम हो, जैसे आपने नशा किया। खेल का नशा था, शूटिंग का नशा था, उसे एक मुकाम पर लेके गए। आज वही नशा आप अपने बच्चों को दे रहे हो। तो आज के युवाओं को आप कुछ संदेश ऐसा देना चाहोगे?
देखिए क्या होता है, सपने सब देखते हैं, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें भी, मेरे भी बच्चे हैं, सबको सुनने में अच्छा लगता है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे भी सुन के अच्छा लगेगा, आप सबको भी अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा सपने देख रहा है। लेकिन खाली सपने देखने से नहीं होगा। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। तो आप सपने देखते हैं तो सपने के लिए कुछ करना भी तो होता है ना। बिल्कुल। आप खाली घर में बैठ के मैं सपने देखता रहता, हाँ गांव में हूँ, ओलंपिक खेलूंगा, ओलंपिक तक सब चले जाते हैं। जितने खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं वो सपनों में वो सब ओलंपिक्स तक चले जाते हैं। लेकिन ओलंपिक के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी चीज़ों को बहुत इग्नोर करना पड़ता है। अभी जैसे एकेडमी है, बहुत से लोगों को ये लगता है, आप जैसे जो लोग आते हैं कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा है, गाँव के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि पता नहीं ये क्यों इसने बना दिया है, क्यों यहाँ लोग आते हैं, पागलपन बोलते हैं वो कि पागल है, पागल आदमी है। कुछ के लिए ये एक लाइफ चेंज करने वाला प्लेटफॉर्म होगा, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल बेकार चीज़ होगी। बिल्कुल। जिस निगाह से लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं, लेकिन प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमारे बीच हैं, जिनमें से एक आज हमारे बीच साथ बैठे हैं। जी। मैं उन भावों के बारे में जानना चाहता हूँ, वो इमोशंस के बारे में जानना चाहता हूँ कि जब आप हम वो टेलीविज़न में देखते हैं कि जब आप मेडल जीतते हैं तो आप डाइस पर चढ़ते हैं, जी, है ना, और फर्स्ट रैंक वाला जो डाइस होता है वहाँ आप तिरंगा आपके हाथ में होता है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, कैसे इमोशंस थे आपके, और किसको आप याद कर रहे थे अपने मन में? मेरा गांव, मेरे गुरु, मेरी फैमिली, सबको। आपकी पूरी जर्नी वो कुछ पूरी सेकंड्स जर्नी में, वो एक कुछ सेकंड्स में ही आपके पूरे मन में चल जाता है वो सब, कि आप कहाँ से आए हैं, किस परिवेश से आए हैं। ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी हैं बहुत, जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके मेरे साथ वाले खिलाड़ी आज तक खेल रहे हैं, अच्छे शरीर लेवल पे में जाते हैं। एक वाइब्रेशन अलग तरह की, क्योंकि हम छोटी छोटी उपलब्धियों पर वो हासिल कर लेते हैं सर। आप तो इतने बड़े मंच पर पहुंचकर आदमी की किस लेवल की भावनाएं होंगी, है ना? मेरे गुरु ने मुझे एक कहानी सुनाई थी कभी बहुत पहले। भावुक भी थे उस वक्त आप तब? नहीं, काफ़ी पहले। एक ट्रेनिंग के टाइम पे वो हमेशा 3 स्टेज बताते हैं किसी भी खेल की, बिफोर द कंपटीशन, बिटवीन द कंपटीशन, आफ्टर द कंपटीशन। तो बिटवीन द कंपटीशन जो चीज़ें होती हैं, मैं एक शॉर्ट में आपसे शेयर करूंगा कि 2 खिलाड़ी थे अपने अलग अलग देश के। पहले एक खिलाड़ी का इंटरव्यू हुआ, किसी से पूछा कि आप किसके लिए खेलते हो। उसने बोला मैं अपने किंग के लिए, अपनी क्वीन के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने कोच के लिए, सबके लिए खेलता हूँ, अपने झंडे के लिए खेलता हूँ। लोग बड़े खुश हुए। फिर किसी ने पूछा कि दूसरे वाले खिलाड़ी का नंबर आया, उससे पूछा आप किसके लिए खेलते हो। उसने बोला मैं खुद के लिए खेलता हूँ। अब खुद के लिए खेल के सब निराश हो गए। जब मैच हुआ, जो अपने लिए खेलने वाला था वो जीत जाता है, दूसरे वाला हार जाता है। फिर इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा क्यों हार गया है भाई। कहने लगे जी दिमाग में देश भी चल रहा था, झंडा भी चल रहा था, किंग और क्वीन भी चल रहे थे, इस सब में जो मेरा खेल था वो दिमाग में नहीं रहा। जब दूसरे वाले से पूछा, उससे कहा क्या चल रहा था, कि जी बस दिमाग में ये चल रहा था कि खेलना है। तो अब जब खेल लिया तो टॉप पे रहा, जीत गया तो किंग और क्वीन का नाम भी ऊपर हो गया, झंडा भी ऊपर हो गया, देशवासी भी खुश हो गए। तो हमारा जो मेन काम है, हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। कोई बाहर क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा। ये हमारी शूटिंग रेंज है जी, ये सब आपके मेडल्स हैं? ये अलग अलग मोमेंट्स हैं। अलग अलग कैटेगरीज में अलग जी, अलग? नहीं ये शूटिंग रेंज वाले हैं। अच्छा, जो कहीं आपके कोई बच्चे गेस्ट लेके आए हैं? कुछ बच्चों के हैं, कुछ गेस्ट एज अ गेस्ट जो मिलते हैं वो हैं। और ये सब आपकी फोटोज हैं? ये तो अभिनव अभिनव बिंद्रा। बिंद्रा जी, अभिनव बिंद्रा भी आप ही के साथ खेले हैं? नहीं मैंने साथ सीनियर हैं, राइफल शूटर हैं, साथ में वैसे तो खेले हैं, जैसे दोहा में खेले हैं साथ में। अच्छा, एक पर्सनल बात आपको ऑप्शन हमेशा खुले हुए हैं सर। हाँ, एक पर्सनल बात मैं आपको बताऊं, विवेक भाई की जो वाइफ है वो भी शूटर है। ओ निशाना अच्छा, वहाँ भी सीधा लगा। तो लव मैरिज आपकी रही है? जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कजान में खेले हैं। अच्छा, और यूनिवर्सिटी गेम्स में भी गोल्ड मेडल रहा है। बहुत बढ़िया। भी इंटरनेशनल प्लेयर ही है।
हाँ, तो ये लव तो स्टोरी दोनों में ज्यादातर घर में चर्चा इसी शूटिंग पे ही होती है? नहीं, शूटिंग को हम लोग रेंज से निकलने के बाद कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं। अच्छा। रेंज में आने के बाद में फिर हम कोई फैमिली या घर की चीज़ों को डिस्कस तो नहीं आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी? करते। साथ में ही आपने शूटिंग करी है? साथ में तो नहीं की है, वो बहुत पर्सनल चीज़ें हो जाएंगी अच्छा। ज़्यादा। मैं इनके ठीक है। तो यहाँ खुद काफ़ी प्रैक्टिस आपने भी करी होगी ना? मैं इसमें नहीं करी है, ये तो 2018 में बना है। मैं तो उधर एक टीन शेड डला हुआ था, अच्छा उसमें करी है। अच्छा। तो ये तो सिर्फ बच्चों के लिए ये है। बच्चों के लिए, एक रुड़की बच्चों के लिए। एक रुड़की में बच्चों के लिए है। एक बार आप फार्म हाउस पीछे से देख सकते हैं? जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम भैया। सारी भैंस और गाय हैं तो दूध कितना हो रहा है? दूध इनका क्योंकि वैसी गायें हैं ना ज़्यादा, देखो आप, अच्छा, ज़्यादातर कम तो- दूध वाली 20-25 लीटर दूध। अच्छा। ताम झाम लंबा जोड़ना पड़ता है इनके साथ। शाम को नौकर वो दूध निकालने वाला, दिन में वो चारे वाले 3 आदमी इन्हीं के साथ हैं। दूध देने वाली एक ये है बस, इधर की कोई दूध की नहीं है। एक ये है, एक वो उधर वाली 2 हैं, वो हैं बस। ये तो ज्यादातर तो ये गौ सेवा के लिए मानते जी हैं। बस गौ सेवा ही हो रही है भाई साहब गौ अब। सेवा होती है। मुर्गिया पालन भी आपने करा हुआ है? मुर्गी वो इसकी क्या मुर्गी पालन करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या स्टोरी है इसकी? वो लगभग 50 मुर्गियाँ थी। वो मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया, वो कोई कटने के लिए जा रही थी, ओह, तो उन्होंने बोला कि ये कोई मुर्गियाँ दे रही हैं 50 मुर्गियाँ 12,000 में। मैं बोला यार वो जाके कटेंगी, उन्हें यहाँ फार्म पे बहुत छोड़वा दो। बढ़िया, बहुत तो वो यहाँ अपनी मौत मरेंगी। वो ऐसे नहीं है कि मुर्गी रखी हुई है तो बहुत अच्छी खाने बात के है लिए, सर, ये काटने आपका के लिए। बहुत मानवीय पहलू है आपका। ऐसे ही बकरा रखा हुआ है, वो लास्ट ईयर ईद के टाइम पे खरीदा था मैं। ये भी कटने से बचाया? ये जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तो आपने पूरी दुनिया बसाई हुई है सर अपनी। बस ये सही है भैया, आप जैसे अच्छे लोग यहाँ आते रहते नहीं हैं, सर, मेरे हमारा फ्रेंड्स सौभाग्य आते रहते हैं। हमारा हर्ष भाई का जो भी सहयोग हम कर पाए हाँ आपके लिए 24 बिल्कुल घंटे तैयार हैं। बिल्कुल। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हाँ, हमारी जहाँ कहीं आवश्यकता हो आप एक फ़ोन करोगे, हम आपको यहीं मिलेंगे। बिल्कुल भैया। ये हमारा वादा रहेगा सर आपसे।